नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 3 करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम क्वेश्चन टोटल लिए हैं 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 15 क्वेश्चन और नेशनल इनकम यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट है राष्ट्रीय आय, उसके 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वनडे एग्जाम में। अगर आप एसएससी या रेलवे या यूपी पुलिस या पेट एग्जाम किसी भी वनडे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम की, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी के भारत लौटने के बाद उनका पहला सत्याग्रह किस स्थान से संबंधित था। तो गांधी जी जानते हैं 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 1893 में गए थे और आए थे ये 1915 में। तो बताइए ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इनका पहला सत्याग्रह स्थान कौन सा था। तो आप कहेंगे बिहार का चंपारण था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, 1917 में। 1917 में हुआ था, आए थे ये 1915 में शायद, हाँ, और हुआ था 17 में। अगला क्वेश्चन देखें, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 1919, 17, 20, 16। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे रोलेट एक्ट की बात करें, रोलेट एक्ट आया था सन 1919 में। रोलेट एक्ट में ये क्या था ना कि बिना किसी मुकदमा चलाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारतीयों पर बिना किसी मुकदमा चलाए उनको क्या कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, यानी गिरफ्तार कर सकती थी। उनसे पूछताछ भी नहीं करती कि आपने कौन सी गलती की है, बिना किसी गलती के भी आपको जेल में डाल सकती थी। तो इसी का विरोध किया इन लोगों ने। ठीक है, भारतीयों ने विरोध किया। अगला देखें, अगला यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसी के विरोध में ही, इसी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें एक रिपोर्ट है, हंटर आयोग की रिपोर्ट कहती है, हंटर आयोग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आयोग था जो इसकी जांच कर रहा था कि कितने लोग मारे गए थे उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में, किसने ऑर्डर दिया था, जनरल डायर ने। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें हंटर आयोग है, इनकी रिपोर्ट कहती है कि लगभग कितने लोग मारे गए थे, 379, यानी लगभग 380 लोग मारे गए थे। लेकिन जो रियलिटी है कि इससे कहीं ज्यादा नंबर थे, यानी इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया। देखिए मैं आ गया ना आयोग, तो आयोग बताइए कौन सा आयोग था, साइमन आयोग, क्रिप्स आयोग, हंटर आयोग या बटलर आयोग। तो आप कहेंगे हंटर आयोग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इतना याद रख लेना है। ठीक है, अगर और डिटेल में पूछना चाहेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि हंटर आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही थी, कितने लोग मारे गए थे उसमें। तो 379 380 के करीब लोग मारे गए थे, इस रिपोर्ट का कहना है हंटर आयोग का, लेकिन रियलिटी में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा, उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो कौन सी उपाधि थी, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, कांग्रेस इस्तीफा दिया था, नहीं, भारत छोड़ दिया था, नहीं, सत्याग्रह शुरू किया था, नहीं, एक नाइट रूट की उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने उसे वापस कर दिया अंग्रेजों को। अगला यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी। तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके विरोध में इन्होंने भी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी 1915 में। आप जानते हैं कि जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था वो कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। और सेकंड की बात करें, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो इसमें क्या हुआ था, 1915 में गांधी जी ने मतलब ब्रिटिशियर को युद्ध में मदद की थी।
जिसके कारण इनको उपाधि देगी तो कैसर हिंद के कारण। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसर हिंद की उपाधि किसने दी, तो ब्रिटिशियर द्वारा दी गई। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्यों दी गई थी, तो अंग्रेजों की मदद की थी युद्ध में सन 1915 में। तो आपको इतना याद रख लेना है। अगला यहाँ पे देखिए कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था। खिलाफत आंदोलन बंगाल विभाजन से, साइमन आयोग के विरोध से, किसानों की समस्या से, या तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य से संबंधित मुस्लिम के मांगों से। तो खिलाफत आंदोलन 1920, शायद 1920 है क्या खिलाफत आंदोलन, हाँ 1920 की 1920 है शायद, ठीक है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कि तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य से संबंधित मुसलमानों की। इसका खिलाफत आंदोलन इसलिए था कि जो तुर्की के मुसलमान का पहली बात तो खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था। खिलाफत आंदोलन होता क्या है कि मतलब तुर्की के जो मुसलमान थे उनका क्या था कि तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को बचाए रखना, और वहाँ पे एक पद होता है खलीफा पद, उनके पद की रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब यही उसका उद्देश्य होता है खिलाफत आंदोलन का। अगला यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब, तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या हो जाएगा। तो सन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय किस घटना के बाद लिया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, या खेड़ा सत्याग्रह। तो चौरी चौरा कांड। तो 10वां को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी, जानते हैं 1 अगस्त 1920। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां का क्या हो जाएगा, सी सही जवाब है। अरे नहीं यार, सॉरी 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 सॉरी, ये तो असहयोग आंदोलन हुआ था, माफ करिएगा। ये चौरी चौरा घटना ये नहीं होगा। 4 फरवरी 1922, माफ करना भाई, इसका 4 फरवरी 1922 होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में होती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। किन नेताओं ने की थी, गांधी जी और नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस और पटेल जी ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू, या भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने। तो स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 13वां का क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना होती है सन 1924 में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन, इससे पहले काकोरी कांड बोला जाता था, तो यूपी की सरकार ने इसको बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये किस तारीख को हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन, तो 1925 आपको सभी पता होगा, लेकिन किस तारीख को हुआ था आपको ये नहीं पता होगा। तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें ट्रेनों को लूटा गया था, सरकारी खजानों को। काकोरी ट्रेन एक्शन में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख क्रांतिकारी शामिल था, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अच्छा 15 क्वेश्चन इसके 30 है, यहाँ पे देखिए इसके सारे क्वेश्चन के यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अगला रुकिए, अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स पार्ट पे। अब यहाँ पे ये बताइए, इकोनॉमिक्स का पार्ट पहला ही है कि जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का जो अर्थ सामान्यतः किससे है। एक वर्ष में देश के निवासियों द्वारा अर्जित अंतिम आय, सरकार की कुल आय, केवल किसानों की आय, केवल उद्योगों की आय, ये तो नहीं है। अब आप ये बताइए कि दोनों में से क्या होगा। सरकार की कुल आय, सरकार कहाँ से कमाएगी, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। रुकिए थोड़ा,
तो बताइए क्या होगा सही जवाब। तो सरकार की कुल आय ये नहीं होगा। तो एक वर्ष में देश के निवासियों द्वारा अर्जित किया गया कुल अंतिम जो आय होता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब होगा। अगला देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करती है? तो एनएसओ करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं नहीं, नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैटिक्स क्या बोलते हैं यार एनएसओ का फुल फॉर्म? नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, यही है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ है। इसका सही जवाब पहली बात तो ये होगा। अगला यहाँ पे देखिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला यहाँ पे किसी जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है? तो चौथा का बताइए कि यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है? तो विदेश से शुद्ध कारक जो आय होते हैं उसे जीएनपी में शामिल किया जाता है। जीएनपी उसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है तो उसका तो इनकम जोड़ा ही जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है और भारत में उसका पैसा आ रहा है तो विदेशी, बस ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसका भी पैसा भी जीएनपी में जोड़ा जाएगा, जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल जीएनपी में। शुद्ध राष्ट्रीय एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? निर्यात, सब्सिडी, मूल्यह्रास या प्रत्यक्ष कर। तो पांचवा का यहाँ पे सी हो जाएगा, मूल्यह्रास, ये घटाया जाता है। जैसे कोई मशीन है, मान लीजिए आप कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए यही मेरा लैपटॉप है, ये मैंने लैपटॉप लिया था 2 साल पहले, ये इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 62,000 रुपये। ठीक है, 62,000 रुपये। लेकिन अगर मैं इसे 1 महीने में चलाऊंगा और फिर किसी को बेचूंगा तो उसकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी। मूल्यह्रास उसी को बोलते हैं। मान लीजिए 62,000 का था, मान लीजिए 10,000 कम हो गया तो ये 52,000 में बिकेगा। ये जो 10 का कम हुआ इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। लेकिन अब इस मेरे लैपटॉप का जो दाम है इस समय जानते हैं कितना है? 9 to 2,000, 1 लाख तक है। 92,000 से लेकर 1 लाख तक इसका दाम है। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है, जैसे फोन ही आपका हो गया, मान लीजिए 20,000 का फोन है आपका कोई, मान लीजिए आपने 1 महीने चलाया, 2 महीने चलाया, 4 महीने चलाया, 1 साल चलाया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि 20,000 का 20,000 ही आपको मिलेगा, 4,000 भी मिल सकता है, 5,000 भी मिल सकता है, 10,000, यानी कुछ पैसा क्या होगा, कम होगा। तो इसी को जो कम हुआ होगा इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास, इसी को बोलते हैं यहाँ पे मूल्यह्रास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की बात करें तो कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं। यानी जितनी भी देश की कुल नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, और जितनी जनसंख्या है यानी टोटल पॉपुलेशन, अगर हम नेशनल इनकम में टोटल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है लगभग, उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए आपके घर में कमाने वाले हैं, मान लीजिए आपके घर में जितने भी काम करने वाले हैं, मान लीजिए आपके घर में आ रहा है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये, और आपके घर में मान लीजिए कोई कमाता है कोई नहीं कमाता, मान लीजिए 5 लोग कमाते, 5 लोग का परिवार है। अगर मैं आपसे पूछूं एक व्यक्ति के हिस्से में कितना रुपए लगभग आएगा, तो आप कहेंगे 10,000 रुपये। यानी पर कैपिटा इनकम, यानी उस हर व्यक्ति की जो इनकम है वो 10,000 रुपये है, जबकि ये सही तो होती नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि पर कैपिटा इनकम इतनी हमारी लगभग है। ये बस एक अनुमान की चीज़ है, ये एग्जैक्ट होता नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है पहला ऑप्शन। अब 5 लोग हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सभी लोग का पता कमाते होंगे। ठीक, एक एवरेज निकलता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर को बढ़ाना, दोहरी गणना से बचना, आयात बढ़ाना या बचत घटाना। तो राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तु को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बार बार गणना न करना पड़े, यानी दोहरी गणना से बचाना। मान लीजिए मान लीजिए ये फ़ोन है, मान लीजिए मेरा ही फ़ोन है, तो इसको हम नेशनल इनकम में कब काउंट करेंगे? मान लीजिए इसका पार्ट बनेगा, प्लास्टिक होगा, चिप वगैरह होगा, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ा जाएगा। ठीक है, जीडीपी में भी नहीं जुड़ेगा।
मान लीजिए उसमें कुछ स्क्रीन लगी है, ग्लास लगे हैं, तमाम तरह के उसमें पता कवर लगे हैं, कैमरा लगे हैं, तो वहाँ पे जो खर्चा होगा, मान लीजिए 10 रुपये, मान लीजिए 2,000 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है, तो वो भी नहीं जुड़ेगा। जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये आकर दुकान पे आएगा, मान लीजिए इसकी 20,000 कीमत है, जब ये आपके हाथ में आएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का फ़ोन आपके हाथ में आएगा, तभी इसका 20,000 जो होगा वो नेशनल इनकम होगा, राष्ट्रीय आय होगा। इसके बीच में जो प्रोसेस आपका हुआ है, मान लीजिए 10,000 का फोन फैक्ट्री से बना था, वो जाएगा सेलर के पास, होलसेलर के पास, मान लीजिए उसको मिला 15,000 का, तो उसको भी कुछ कमाना है। वो तो निर्धारित होती हैं मूल्य, जो एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो तो होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जो इसमें बीच में जो खर्चा होगा ये सब नहीं जुड़ेगा। ये जब आपको टोटल 20,000 रुपये का मिलेगा, तभी ये जो 20,000 रुपये ये नेशनल इनकम में आएगा। यानी इसी को बोलते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु यानी पूरे प्रोडक्ट का जो अंतिम उपभोक्ता होगा, उसके जब हाथ में आएगा तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, यानी तभी वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको चाहे सेकेंड हैंड हो गया तो आप इसको बेच देते, तो वो थोड़ी ना जुड़ेगा, एक बार जोड़ गया तो जुड़ गया। इसलिए बोलते हैं दोहरी गणना से बचना है, दोबारा उसकी काउंटिंग ना करना पड़े, इसीलिए अंतिम वस्तु को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने 20,000 का फोन मान लीजिए मार्केट से खरीदा, अब आपका सेकंड हैंड हो गया, मान लीजिए आप 10,000 में बेचना चाहे, तो ये 10,000 में जिसको बेचेंगे तो ये थोड़ी ना काउंट होगा, क्योंकि एक बार ये काउंट हो चुका है। ठीक, समझ में आ गया। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 8वां का पहला। नहीं, सॉरी, आधिकारिक की बात की गई है। तो आधिकारिक की बात करें तो बी आर के वी राव। अगला देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों में कौन से शामिल है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन की विधि। इसमें 3 विधियां राष्ट्रीय आय की गणना मापते हैं ना, 3 विधि, तो ये नहीं है, मतदान कहाँ से, निर्वाचन कहाँ से आएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय मुख्यतः किससे जोड़ा जाता है? किसे जोड़ा जाता है? विभिन्न उत्पादन कारकों की, केवल सरकारी के? तो विभिन्न उत्पादन की, ऑप्शन नंबर बी 10वां का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, ग्रामर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यय विधि में राष्ट्रीय आय का अनुमान मुख्यतः किस आधार पर लगाया जाता है? तो व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, जो खर्च करते हैं उसमें जो नेशनल इनकम होता है उसका अनुमान हम किस आधार पर लगाते हैं? पहली बात तो इसका सही जवाब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय की, ऑप्शन नंबर पहला। जीडीपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ने पर हम जानते हैं जीएनपी, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए जीएनपी किसे कहते हैं? कोई बंदा भारत का, बस पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो, देखिए जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी में डिफरेंस क्या है? जीडीपी उसे कहते हैं कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, चाहे सर्विस के तौर पे कर रहा हो या कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हो। देखिए हमारे तरह के दो तरीके के काम होते हैं, यानी जीडीपी में 2 तरीके के होते हैं काम। एक होता है सर्विस करना कोई, या तो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो। सर्विस का मतलब आप सेवा दे रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ अगर पैसे मिल रहे होंगे तो ये एक तरह का सर्विस है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर भी अपनी सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ठीक है, इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं? आपकी सेवा दे रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम गन्ना लेकर आए, गन्ना से हमने गुड़ बनाया, ठीक है, मिठाइयाँ बनाई, ठीक है, तो क्या होगा? एक तरह का प्रोडक्शन हो गया। तो वो जीडीपी में 2 तरीके से ये काउंट होता है, यानी सर्विस और प्रोडक्शन से जो हमें आय मिलती है, ठीक है, इससे जो आय मिलती है वो जीडीपी में काउंट होती है। एक वर्ष का आंकड़ा दिया जाता है जीडीपी में, आप जानते हैं। और जीएनपी का मतलब होता है कि हम सर्विस द्वारा या प्रोडक्शन द्वारा या दोनों द्वारा जो भी पैसा आता है उसको तो जोड़ते हैं जीएनपी में। लेकिन अगर कोई बंदा भारतीय है और विदेश में भी काम कर रहा है, वो जितना पैसा कमाएगा उसका भी पैसा भी जीएनपी में जोड़ा जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में भारत के अंदर सर्विस हो या प्रोडक्शन हो, उससे जो आय मिलती है उसको जीडीपी में काउंट करते हैं। जीडीपी में उसको काउंट नहीं करते। अगर भारतीय हो और विदेश में काम कर रहा हो तो उसका पैसा जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, उसका पैसा जीएनपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए यहाँ पे एनडीपी, नेट 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 क्या बोलते हैं, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है, तो एनडीपी की बात किया है। तो एनडीपी की बात किया तो क्या घटाया जाता है, तो मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया जीडीपी में से यही घटाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी। राष्ट्रीय आय में किस प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में, तो 14वां का क्या हो जाएगा, 14वां का अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। राष्ट्रीय आय में किस प्रकार की वस्तु सेवाओं को, तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि अरे यार, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है और जनसंख्या समान रहती है तो सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा समझिए, आप 10 लोग हैं, आपकी पॉपुलेशन है यही, ठीक, आपकी पॉपुलेशन है 10 लोग हैं, और क्या करें, जनसंख्या सेम रहती है लेकिन आपकी जो नेशनल इनकम है बढ़ती जाती है। मान लीजिए 20 रुपये, राष्ट्रीय आय 20 रुपये है, लेकिन मान लीजिए कुछ इनकम यहाँ पे बढ़ी, मान लीजिए 10 रुपये बढ़ी, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा प्रश्न है कि जनसंख्या समान रहती है, यानी जनसंख्या को 10 ही रहने दो। तो बताओ, जब यहाँ पे 10 लोग थे अब 20 रुपये कमा रहे थे, तो हर व्यक्ति के खाते में कितने रुपए आएंगे, 2 रुपये आएंगे। लेकिन यहाँ पे 10 लोग हैं, जनसंख्या सेम ही है, और यहाँ पे 30 लोग हैं, तो यहाँ पे हर व्यक्ति को कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। यानी इससे क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे 2 रुपये थी, यहाँ पे 3 रुपये थी, तो क्या हुआ प्रति व्यक्ति आय, क्या घटेगा, आप कहेंगे नहीं यहाँ तो बढ़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो गलत बात है, परिवर्तन शून्य हो जाएगी, ये भी गलत बात है, तो आप कहेंगे बढ़ेगी, क्योंकि इसने पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान लिया, यानी जनसंख्या को समान मान लिया कि जनसंख्या सेम रहेगी और राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ती जाएगी। मान लो 40 हो गया तो एक लोग के पास 4 रुपये आएगा, यानी ये तो आय बढ़ती जा रही है, यानी बढ़ेगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और आप वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बात उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।